It is shaped poem. It is a poem in which the verses or stanzas are so arranged that they form a design on the page and take the shape of the subject of the poem. This term is known as, मतलब इस टर्म को कैरमन फिगरेटम के नाम से जानते हैं और ये एक शेप्ड पोएम होती है. ठीक है, पहली चीज़, it is a poem in which the verses or stanzas are so arranged that they form a design on the page and take the shape of the subject of the poem. मतलब इस पोएम को इतने अच्छे से अरेंज करते हैं कि जैसे लगता है कि कोई सब्जेक्ट चल रहा है. ठीक है, इस टर्म को किस नाम से जानते हैं? ये एक अल्टर पोएम होती है, इसको अल्टर पोएम कहते हैं. ALTAR, अल्टर पोएम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. Whose poem is the altar? A pattern poem also known as हेरोग्लिफिक पोएम. देखिए, द अल्टर पोएम को किस नाम से जानते हैं? हेरोग्लिफिक पोएम के नेम से और कैरमन फिगरेटम के नेम से. ये एक शेप्ड पोएम होती हैं. ठीक है, तो किसने अपनी पोएम्स को इन शेप में लिखा है? जॉर्ज हर्बर्ट ने. जॉर्ज हर्बर्ट ने. ठीक है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 28. कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. Pattern poetry is also called figure poem, shaped verse और कैरमन फिगरेटम verses. ठीक. नंबर 2 है, in this kind of poetry lines are arranged in an unusual configuration. थर्ड पॉइंट है, the configuration conveys the emotional content of words. फोर्थ पॉइंट है, such pattern poems are found in the Greek anthology. और फिफ्थ पॉइंट है, ईस्टर विंग्स विच इज़ कंपोज्ड बाय द 16th century इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉर्ज हर्बर्ट इज इट्स एग्जाम्पल. इसमें कौन सा पॉइंट्स करेक्ट है? ऑल आर करेक्ट. ये सब करेक्ट हैं. और ये किस पोएम के बारे में बात करी जा रही है? अल्टर पोएम के बारे में. ठीक है, ये अल्टर पोएम के बारे में बात करी जा रही है. अल्टर पोएम को फिगरेटम पोएम भी कहते हैं, कैरमन पोएम भी कहते हैं, शेप्ड पोएम भी कहते हैं, और ये ग्रीक एंथोलॉजी में है. मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर उठाया होगा कि आपको पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे कौन सा पॉइंट इसमें इनकरेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29. अल्टर ईगो मीन्स क्या होता है? अ बॉसम फ्रेंड. ठीक है, अल्टर ईगो मतलब होता है अ बॉसम फ्रेंड. अलुमनी मीन्स क्या होता है? अलुमनी मतलब होता है एक्स प्यूपिल्स. ठीक है, मतलब आपका पहले का कोई शिष्य. अलुमनी एक्स पीपल्स. क्वेश्चन नंबर 31. इट इज़ अ मेट्रिकल फुट विच इज़ यूज्ड इन पोएट्री एंड ग्रीक एंड लैटिन वर्स. इट हैज़ 3 short syllables. इट हैज़ 3 unstressed syllables. इट इज़, देखिए 2 syllables होते हैं, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड. इसमें कहा जा रहा है कि 3 अनस्ट्रेस्ड सिलेबस होते हैं. इसको आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबस का मतलब होता है शॉर्ट सिलेबल. ठीक, इनको कहते हैं, ये ट्राइब्रैक कहलाते हैं. ग्रीक या लैटिन वर्स में पोइट्री, ऐसी पोइट्री जिसमें 3 शॉर्ट सिलेबस हों, मतलब कि 3 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हों, उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइब्रैक कहते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कम टू द 32 क्वेश्चन नंबर. It deliberately suggests 2 or more different and sometimes conflicting meaning in a work. It is, मतलब कि जानबूझकर 2 मीनिंग, ऐसा वर्ड बोलना जिसकी डबल मीनिंग हो. ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी. क्लियर? इट्स एम्बिग्यूटी. क्वेश्चन नंबर 33. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. A given word or syntax can connote several effective meaning at once. एक वर्ड है जो कई मीनिंग्स को कन्नोट, मतलब कई मीनिंग का सेंस देता है. नंबर 2, 2 और मोर मीनिंग्स मैनी कंप्राइज अ राइटर सिंगल इंटेंडेड मीनिंग. 2 या 2 से अधिक मीनिंग को कंप्राइज करता है राइटर अपने एक सिंगल मीनिंग में. थर्ड नंबर है, अ पन कैन ऑफर 2 साइमल्टेनियस आइडियाज़. जब 2 साइमल्टेनियस आइडियाज़ आते हैं तो एक पन क्रिएट होता है. ठीक है. कोई नंबर 4, अ राइटर कैन एम्प्लॉय डिफरेंट मीनिंग इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अ क्लियर albeit कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड. फिफ्थ नंबर, एन इमेज में एग्जिस्ट हाफ वे बिटवीन 2 आइडियाज़. 2 आइडियाज़ के बीच में एक इमेज क्रिएट होती है. 6 नंबर, रीडर्स में बी फोर्स्ड टू कंकॉक्ट देयर ओन इंटरप्रिटेशन व्हेन कन्फ्रंटेड विद कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बाय द राइटर. यानी कि कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं
Number 7, two contradictory meanings may signal an intellectual division in the writer's state of mind. ठीक है, ये जो 7 रूल है ये एम्बिग्यूटी के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये एम्बिग्यूटी के हैं। एम्बिग्यूटी के ये 7 पॉइंट्स दिए किसने थे? ये दिए थे विलियम एम्पसन ने, विलियम एम्पसन ने। ठीक है, ये 7 पॉइंट याद रखिएगा। ऐसे आ सकता है कि एक पॉइंट को मिस कर देंगे, उसकी जगह कुछ इनकरेक्ट लिख देंगे, नोट करके लिख देंगे, फिर पूछेंगे कौन सा गलत है। ये टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, DSSS हो या आपका यूजीसी नेट हो, कुछ भी हो, सब में इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटरेरी टर्म सब में आते हैं। 34, एनाकोल्यूथन इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाकोल्यूथस विच मीन्स। पहली चीज़ तो कभी कभी आ जाता है कि एनाकोल्यूथन कहाँ से लिया, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, फ्रेंच है, क्या है, तो ये आप समझ लो ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? एनाकोल्यूथस। और एनाकोल्यूथस का मतलब होता है लैकिंग सीक्वेंस, मतलब जहाँ पर ग्रामेटिकल सीक्वेंस ना हो उसको एनाकोल्यूथन बोलते हैं, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। ठीक है, अब आ जाओ 35 क्वेश्चन नंबर। एन अब्रप्ट चेंज विद इन अ सेंटेंस फ्रॉम वन सिनेप्टिक स्ट्रक्चर टू अनदर इज नोन एज। मतलब कि एक एब्रप्ट चेंज होगा सेंटेंस में जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, किस नाम से इसको जानते हैं? एनाकोल्यूथन, एनाकोल्यूथन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36। A plank that was dry was not disturbing the smell of burning, and altogether there was the best kind of sitting. There could never be all the adding that the largest chair was having. ये गर्ट्यूड ने कहा था, स्टेन्स अ पोर्ट्रेट ऑफ मैबेल डॉज एट द विला कुरेनिया। हियर इज द disruption in the grammatical flow of the words by beginning another sentence immediately. The literary device, मैंने भी बोला ग्रामेटिकल ऑर्डर नहीं दिया होता है किसमें? एनाकोल्यूथन। ठीक है, ये ग्रामेटिकल ऑर्डर नहीं दिया गया। कैसे? A plank that was dry was not disturbing the smell of burning, and altogether there was the best. देखिए कहीं फुल स्टॉप, कहीं भी कॉमा, कुछ नहीं, कंटिन्यू पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है मीनिंग में। 37, एनाग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल। पहली चीज़ तो समझिए, क्वेश्चन आता है कि एनाग्नोरिसिस को किसने यूज़ किया? तो एरिस्टोटल ने। किस मीनिंग में? रिकॉग्निशन और डिस्कवरी। एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन या फिर डिस्कवरी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32, एनालिप्सिस इज कॉमनली रिफर्ड टू। एनालिप्सिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बैक स्टोरी होती है वो फ्लैशबैक कहलाता है। याद रखिएगा, एनालिप्सिस का मतलब होता है फ्लैशबैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, what term is used when repetition of the same word or words at the start of 2 or more lines? जब स्टार्टिंग में एक या एक से मतलब एक ही वर्ड, एक फुल स्टॉप के बाद फिर वही वर्ड, एक फुल स्टॉप के बाद फिर वही वर्ड आता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एनाफोरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल जैसे कहते हैं इसको, एक रफली एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा हो आई नो, एनाफोरा में जैसे मैंने लिखा हो आई नो इट बेटर। ठीक, फिर फुल स्टॉप, फिर मैंने आई नो से कोई वर्ड सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, तो ये जो आई नो हर फुल स्टॉप के बाद रिपीट हो रहा है ना, इसको एनाफोरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 40, द टर्म यूज्ड फॉर रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज एज एनाफोरा। सेम क्वेश्चन हो गया। 41, the figure of speech characterized by repetition of word, group of words at the beginning of consecutive sentences is called anaphora. सेम क्वेश्चन आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं, रिवीजन ही हो जाएगा आपका। इट्स एनाफोरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द अपोजिट ऑफ एनाफोरा। एनाफोरा का अपोजिट क्या होता है? एपिस्ट्रॉफी। ठीक है, एनाफोरा का अपोजिट होता है एपिस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 43, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एनापोडोसिस विच मीन्स विदाउट अ मेन क्लॉज। मतलब एक वर्ड है
एक टर्म है जो ग्रीक एनापोडेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विदाउट अ मेन क्लॉज। इट इज़ रिलेटेड टू एनाकोल्यूथन। एनाकोल्यूथन क्योंकि जहाँ भी ग्रामेटिकल फॉल्ट आता है वो एनाकोल्यूथन से रिलेट कर जाएगा, ठीक है। इट हैज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट विदाउट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं एनापोडोटन। अब एनापोडोटन का क्या मतलब था कि वो ग्रीक वर्ड लिया गया है एनापोडोसिस से, जिसका मतलब होता है विदाउट अ मेन क्लॉज। ये एनाकोल्यूथन से रिलेटेड होता है। 3 पॉइंट पता चल गए। इट हैज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, इसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, विच कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट विदाउट द रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 44. It is a very short tale which is told by a character in a literary work. It is known as, बहुत important question, ये एक शॉर्ट टेल है, ठीक है, मतलब छोटी सी कहानी होती है जो एक कैरेक्टर के द्वारा बताई जाती है। इसको जानते किस नाम से हैं? ये एनेक्डोट कहलाता है, एनेक्डोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45. जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45. Chronicles which deal with events year after year are often called, मतलब क्रॉनिकल्स हैं जो ईयर आफ्टर ईयर बताए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एनल्स, ठीक है। एक एक साल के गैप में जो भी इवेंट होते हैं क्रॉनिकल जिनका बनाया जाता है 1 ईयर के गैप में, वो एनल्स कहलाते हैं। 46. द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटैगनिस्ट, बहुत सिंपल है, एंटागोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो, एंटागोनिस्ट मतलब जो विलेन होते हैं, ठीक है। इसके बाद 47. इट इज़ अ रिटोरिकल डिवाइस इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेडली यूज्ड बट इन डिफरेंट सेंस, मतलब कोई भी फ्रेज आएगा वो रिपीट होगा लेकिन हर बार उसका सेंस अलग होगा। द मीनिंग चेंजेस एवरी टाइम। इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ पन, ये पन का भी एक एग्जाम्पल है। ये आता है क्वेश्चन, पिछली बार आया था कि इसको और किस लिटरेरी डिवाइस से जानते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए देखिए, आर्ग्यूमेंट इज साउंड नथिंग बट साउंड। देखिए साउंड वर्ड आया इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के वर्क से लिया गया है। द वर्ड साउंड मीन्स, एक वर्ड साउंड का मतलब होता है रीजनेबल और एक का मतलब होता है नॉइज, ठीक है। पहले वाले का मतलब था रीजनेबल और दूसरे का मतलब था नॉइज, ठीक है। द रिटोरिकल डिवाइस इज नोन एज, इसको एंटानेक्लासिस कहते हैं, एंटानेक्लासिस। समझ में आ गई बात? एंटानेक्लासिस में एक वर्ड फ्रेज में 2 बार आएगा लेकिन दोनों बार सेंस अलग देगा, जैसे हिंदी में हम लोग यमक अलंकार पढ़ते थे, वही चीज़। 48. द टर्म यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू एन एनिमल और इनोमिनेट सब्जेक्ट इज, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब जैसे एक टर्म है जिसमें हम ह्यूमन कैरेक्टर को एनिमल या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप उसको सिर्फ फेबल के नाम से जानते हो ना, इसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है। सिर्फ फेबल ही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट्स 49. A ludicrous descending order of the series of idea is the description of anticlimax, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर है, ल्यूडिक्रियस है सीरीज आइडियाज का डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50. द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स का अदर नेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरह के होते हैं, अदर नेम बताइए, उसको बेथोस बोल, ठीक है। एंटी क्लाइमेक्स का अदर नेम बेथोस। 51. द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ शिलिंग अ डे, हेयर द फिगर ऑफ स्पीच। सोल्जर ग्लोरी के लिए फाइट करता है और 1 शिलिंग अ डे में, है ना, इसको बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स। क्यों? क्योंकि आइडियाज़ का डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52. हु कॉइन्ड द टर्म एंटी लिटरेचर टू डिस्क्राइब लिटरेचर विच टर्न्स ट्रेडिशनल रूल्स एंड कन्वेंशंस अपसाइड डाउन, किसने टर्म डिस्क्राइब किया, कौन सा? एंटी लिटरेचर को किसने डिस्क्राइब किया? डेविड गैसोनी, ठीक है, सॉरी डेविड गैस्कॉइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा किसने कौन सा टर्म जनरेट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53. सो स्पीक द सेरफ एब्डियल फेथफुल फाउंड अमंग द फेथफुल only he, here the figure of speech antithesis,
ठीक है, एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 54, मैरिज हैज़ मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर। देखिए, मैरिज में बहुत से पेन हैं लेकिन सेलिबेसी को कोई खुशी नहीं है। विच वन इज करेक्ट, इसमें कौन सी चीज़ करेक्ट है? एनाफोरा है यहाँ पे, या फिर एंटीथेसिस है, इज हाइटेंड बाय अलिट्रेशन इन द कंट्रास्टेड नाउन, या फिर एंटीथेसिस है मिनिमाइज्ड बाय पर्सोनिफिकेशन इन द कंट्रास्ट नाउन, या फिर हियर एंटी क्लाइमेक्स इज हाइटेंड बाय अलिट्रेशन द कॉन्ट्रास्ट एडजेक्टिव। इसके ऊपर जरा ऊपर आओ, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, हमको यहाँ पर अलिट्रेशन मिला, फेथफुल सॉरी फेथलेस फेथफुल है ना, फाउंड फेथफुल, ये अलिट्रेशन मिल गया। इसके बाद अपोजिट बात करते हैं, अपनी ही बात को काट करना, उसको एंटीथेसिस कहते हैं। 54 में भी देखिए, पहले तो कह रहे हैं कि मैरिज में बहुत दर्द है, फिर हम कह रहे हैं बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर्स, मतलब अपनी बात को हम दूसरी तरीके से निगेटिव सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर एंटीथेसिस है हाइटेंड पे, और अलिट्रेशन इन द कंट्रास्टेड नाउन, कंट्रास्ट नाउन में अलिट्रेशन चल रहा है, जैसे यहाँ पे पेन्स आया और यहाँ पर प्लीजर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, द एंटी मास्क इज अ कॉमिक और ग्रोटेस्क डांस। अब एंटी मास्क क्या होता है? कॉमिक और ग्रोटेस्क डांस होता है। इट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर और बिटवीन द एक्ट ऑफ मास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये कब प्रेजेंट किया जाता है, बिफोर या फिर बीच में मास्क के, है ना। मास्क होता है ना जहाँ मास्क पहनकर कोई भी स्टोरी में प्ले रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ स्पेक्टिकल ऑफ डिसऑर्डर, इट सर्व्स एज अ फॉइल and country type to the elegance, order and ceremony of the mask proper। ठीक है, ये सेरेमनी प्रॉपर होता है मास्क में ना। इट इज़ ऑल्सो कंट्रास्टेड विद द मास्क बाय द यूज ऑफ लोअर क्लास एंड करेक्टर। देखिए, ये मास्क में रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन किसके द्वारा? लोअर क्लास या फिर करेक्टर के द्वारा। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एंटी मास्क विच वॉज कंसीव्ड और डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन। एंटी मास्क को किसने डेवलप किया? बेन जॉनसन ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी आप लर्न करो चाहे ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इन विच लिटरेरी एंड रियोट्रिकल डिवाइस इज अ फ्रेज और सेंटेंस रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर? एंटी मेटाबोल। रिवर्स ऑर्डर में फ्रेज रिपीट होते हैं। आगे एग्जाम्पल देखिएगा, 57 में एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स टर्निंग अबाउट। एंटी मेटाबोल का मतलब होता है टर्निंग अबाउट। इट इज़ अ टर्म विच इन्वॉल्व्स रिपीटिंग अ फ्रेज इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। रिपीट हुआ, देखो फेयर इज फाउल और मैंने फाउल से अगला सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, फाउल इज फेयर। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड अ स्पेशल केस ऑफ कैसमस। ठीक है, ये कैसमस का स्पेशल फिगर है, इसको एंटी मेटाबोल बोलते हैं। ये है एंटी मेटाबोल। क्वेश्चन नंबर 58, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ फिक्शन। पहले तो ये याद रख लो कि जो भी अब आगे बोलने जा रहे हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ फिक्शन है। इट अवॉइड्स द फैमिलियर कन्वेंशंस ऑफ द नॉवेल, ये फैमिलियर कन्वेंशंस को अवॉइड करता है। इट इस्टेब्लिश इट्स ओन कन्वेंशंस, ये अपने खुद के कन्वेंशन को इस्टेब्लिश करता है। इट इज़ नोन एज एंटी नॉवेल, इसको एंटी नॉवेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एंटी नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 59, ओके, इट इज़ अ रियोट्रिकल डिवाइस, इट मीन्स अपोजिट वर्ड। रियोट्रिकल डिवाइस है और इसका मतलब होता है अपोजिट वर्ड। अ वर्ड और फ्रेज इज यूज इन अ वे विच इज़ अपोजिट टू इट्स लिटरल मीनिंग, इसके लिटरल मीनिंग का अपोजिट होगा। ठीक है, इट इज़ डन सो टू क्रिएट एन आयरनिक और कॉमिक इफेक्ट, ये इसलिए किया जाता है ताकि एक आयरनी या कॉमिक इफेक्ट क्रिएट हो। It is also treated as merely a synonyms of irony by some authors. For instance, example देखो, take your time, we have got all day. इसका मतलब क्या होता है? हरी अब, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं। हम कमेंट कर रहे हैं, जैसे हम कहें कि मान लो कोई स्टूडेंट है जो फेल हो गया या फिर वो टॉप 10 में लास्ट में आया, तो हम कहते हैं यार तुमने तो टॉप कर लिया लेकिन नीचे से टॉप किया, है ना, 10 नंबर पे आ गए, तो ये हमारा कमेंट होगा, उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। वैसे इस सेंटेंस में भी क्या कहना है कि टेक योर टाइम, खूब समय ले लो, हमारे पास बहुत समय है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? हरी अप, वी डोंट हैव ऑल डे। फैमिली में मोस्टली ये होता है ना, बड़े लोग अगर किसी कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, आप लेट करो, हाँ हाँ पूरा दिन ले लो, बहुत समय है। ठीक है,
इसको क्या कहते हैं? एंटीफ्रेसिस, इसको एंटीफ्रेसिस कहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम्पल देख, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 60। इट इज़ कॉमन इन एंड्री एंड लिटोट्स, ये आयरनी और लिटोट्स में कॉमन है। इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड इन सेंस अपोजिट टू इट्स प्रॉपर मीनिंग, ये प्रॉपर मीनिंग का अपोजिट सेंस देते हैं, इसको भी एंटीफ्रेसिस कहते हैं। ये कई मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने बताया है, ऐसा नहीं कि आप उसमें बोर हो रहे हो कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट करना है, कभी कभी ऐसे फॉर्म में भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61, इट इज़ अ फिगरेटिव डिवाइस, इट्स ग्रीक मीनिंग इज अगेंस्ट आंसर। फिगरेटिव डिवाइस है और इसका ग्रीक मीनिंग होता है अगेंस्ट आंसर। इन इट अ पर्सन आस्क अ क्वेश्चन ऑफ हिमसेल्फ, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन अपने ही आप से क्वेश्चन पूछता है, ही हिमसेल्फ आंसर से और खुद ही आंसर देता है। फर्स्ट अ फेमस डिस्कशन ऑन ऑनर इन हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट इज द बेस्ट इंस्टेंस, दिस डिवाइस इज, इसको बोलते हैं एंटीपोफोरा, हाइपोफोरा। जैसे मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पहले स्टार्टिंग में 8 लाइन्स में क्वेश्चन किए और लास्ट के 6 लाइन में उन्होंने खुद ही उन सब चीज़ों का आंसर दिया, है ना। इसको क्या कहेंगे? एंटीपोफोरा या फिर हाइपोफोरा। क्वेश्चन नंबर 62, फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्रॉन ऑल्दो हर आईज आर सनी, हर स्माइल्स आर लाइटिंग थ्रू हर फ्राइड आर डिस्पेयर, These lines show the figures of antithesis। मैंने अभी एंटीथेसिस में बताया ना, अपनी बात को नेगेटिव फॉर्म में ले जाना कि मेरा प्यार तो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी अच्छाई भी बहुत क्रूएल है ना, ये एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 63, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये लास्ट ईयर पेपर में आया था। ये मैन प्रपोज करता है और गॉड उसको डिस्पोज करता है, फेंक देता है, उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। ये लास्ट पेपर में आया था, एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 64, अ मैन्स नेचर रन्स आइदर टू हर्ब्स और वीड्स, देयरफॉर लेट हिम सीजनेबली वाटर द वन एंड डिस्ट्रॉय द अदर, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एंटीथेसिस, ठीक है। मैन का नेचर या तो हर्ब्स में दौड़ता है या फिर वीड्स में, और उनको सीजनेबली वाटर देने पर वो दूसरे को खत्म कर देता है, एंटीथेसिस। 65, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फिव दाई योर वाइज, ये भी एंटीथेसिस है। ये हैमलेट में पोलोनियस ने बोला था कि अपने कान सबको दो लेकिन अपनी आवाज़ किसी किसी को दो, ठीक है। मतलब सुनो सबकी, बोलो बहुत लोगों के कम सामने। टू एड इज़ ह्यूमन, टू फॉर गिव डिवाइन, द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? ये भी एंटीथेसिस से बिलोंग करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटानमी, ठीक है। ये मेटानमी का काइंड है। अगर ये सब चीज़ें आ जाए ना कि ये काइंड है इसका, तो समझो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटानमी इन विच एन एपिथेट और फ्रेज टेक्स द प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नेम, द टाइटल कॉर्पोरल इज़ यूज्ड फॉर नेपोलियन, जैसे कॉर्पोरल जो टाइटल है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? नेपोलियन के। मेटानमी में भी यही होता है कि हम उसके टाइटल से बुलाते हैं, उसके नाम से नहीं बुलाते हैं ना। इट ऑल्सो यूजेज अ प्रॉपर नेम एज एन आर्केटिपल नेम टू एक्सप्रेस अ जनरल आइडिया, इसको बोलते हैं एंटोनोमासिया। अगर मेटानमी नहीं दिया है तो आप ये याद रखिए कि इसको एंटोनोमासिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द बर्ड, द आयरन लेडी, द किंग, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये सब एंटोनोमासी हैं। अच्छा, ये मेटानमी भी कहलाते हैं कहीं कहीं, ठीक है। इट इज़ अ नेक्स्ट है क्वेश्चन 69, इट इज़ अ रेटोरिकल एंड phonological term, it is used for the omission of one or more sounds or syllables from the beginning of a word। रेटोरिकल डिवाइस है, इसमें क्या होता है कि एक या दो साउंड या सिलेबल्स को स्टार्टिंग में ही मिस कर देते हैं। द सब्सट्रैक्शन ऑफ लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, सब्सट्रैक्शन कर दिया जाता है बिगनिंग ऑफ वर्ड में, इसको किस नाम? जैसे एग्जांपल देखो, यूज एवरी मैन आफ्टर हिज डेजर्ट एंड हु शुड स्केप विपिंग। अब देखिए इसमें एक लेटर मिस है, इसको क्या बोलते हैं? एफेरेसिस, इसको बोलते हैं एफेरेसिस।
क्वेश्चन नंबर 70, अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं अफोरिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग को, क्या कहावत को क्या कहते हैं, छोटी जो कहावतें हैं वो अफोरिज्म कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, आई थिंक मैं क्लोज कर दूं क्या, चलो 100 कर लेते हैं, नहीं 100 नहीं हो पाएगा, यहीं क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, 70 तक करते हैं, इसके बाद आपको आगे के जो भी लिटरेरी टर्म्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, प्लीज़ सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक प्लीज़ एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, शेयर ऑल्सो। थैंक यू।